कक्षा में सीखने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर की परिकल्पना की गई है ताकि उन्हें भी मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। ध्यानाकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है या जो सीखने में कक्षा के बाकी बच्चों से पीछे रह गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। यदि इनके साथ शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते रहते हैं तो इसमें संदेह है कि ये बच्चों को मदद करने वाला हो। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों का स्तरवार समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के सीखने सिखाने में आ रही कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेंगे और उनका समय रहते ही निराकरण कर देंगे। हमारे वो बच्चे जो कक्षा के साथ और सिलेबस के साथ चल रहे हैं और ये है हमारे वो बच्चे जो सिलेबस से पिछड़ गए हैं, इसलिए अभी ये लोग यहाँ पे हैं। ये इनकी टीम है और पिछड़े हुए बच्चे हैं ये अभी यहाँ पे हैं। ये है रिमीडियल क्लासेस चल रही है इनकी। ये चार्ट पेपर बन गया है, ये अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ हमसे पूछ रहे हैं, ये अपने से पूछ रहे हैं और ये बच्चे अपना क्लास वर्क कर रहे हैं। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर की संभावना समाप्त हो जाएगी। ध्यानाकर्षण शिविर में हमें अलग से कक्षाएं लगाने की आवश्यकता नहीं है। अलग से कक्षा लगाने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है। हमें निर्धारित कक्षा में ही ध्यानाकर्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजना बनाकर उन बच्चों के साथ कार्य करना है जिनका अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है। इसके लिए हम मॉड्यूल में दी गई 18 शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करें जिनके उदाहरण भी उनके साथ दिए गए हैं और इन 18 शिक्षण तकनीकियों पर बेहतर समझ विकसित करने हेतु हमारी सहायता के लिए शैक्षिक वीडियो भी विकसित किए गए हैं जिन्हें देखना न केवल ध्यानाकर्षण शिविर के सफल संचालन के लिए लाभप्रद होगा बल्कि इनसे हमारे दैनिक कक्षा शिक्षण में भी अपेक्षित सुधार आएगा। आइए अब ध्यानाकर्षण शिविर को व्यापक रूप में समझते हैं। सत्र के आरंभ में चिन्हांकित बच्चों के साथ कुछ निर्धारित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवसों यानी कि लगभग 2 माह तक विशेष तकनीकों के प्रयोग द्वारा ध्यान आकृष्ट करते हुए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करना ही ध्यानाकर्षण शिविर है। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में काफी मदद मिलेगी। सत्र के प्रारंभ में ही इस प्रकार बच्चों के साथ कार्य करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी सहजता के साथ पूरा करने लगते हैं। इन 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किया जाए। अब प्रश्न आता है कि ध्यानाकर्षण शिविर के लिए बच्चों का चिन्हांकन किस प्रकार किया जाए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम बच्चों के लर्निंग गैप का पता करना होगा। लर्निंग गैप क्या है, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कक्षा 8 में प्रवेश लेने वाले किसी बच्चे ने कक्षा 7 की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है, परंतु यदि उसे अंग्रेजी या विज्ञान विषय के बारे में अपेक्षित जानकारी नहीं है तो क्या ये कहा जा सकता है कि उसने संबंधित विषयों की मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं? ज्यादातर शिक्षकों का उत्तर होगा नहीं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लर्निंग गैप बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य का अंतर है। लर्निंग गैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल माइनस एक्चुअल लर्निंग लेवल। लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए हमें बच्चों पर कक्षा में प्रवेश लेते समय से ही ध्यान देना होगा। इसके लिए जब कक्षा 3 से कक्षा 8 में बच्चे प्रवेश लेते हैं तब आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। इससे हमें बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। फिर हम आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर लर्निंग गैप को कम करने का प्रयास कर सकेंगे। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में कुछ आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनाए जाएंगे।
उदाहरण के लिए कक्षा 8 के बच्चों के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 तक के लर्निंग आउटकम के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। प्रश्न बनाते समय ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र में 20% प्रश्न ज्ञानात्मक हो, 50% प्रश्न बोधात्मक, 20% प्रश्न अनुप्रयोगात्मक और 10% तार्किक प्रश्न होंगे। ये आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक न हो ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हल कर सकें। बच्चों का चिन्हांकन करने के आरंभिक परीक्षण की प्रक्रिया में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रथम चरण में आरंभिक परीक्षण के पूर्व की तैयारी पर बात करते हैं। हमें पहले से ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रखने हैं। प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, इसकी भी एक सूची बनानी होगी। ध्यान रहे, एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न हो। इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठक प्रकार के होंगे। उसी प्रकार कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक 75 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र की आंसर की पहले से ही तैयार करके रखनी है। हमारी सहायता हेतु ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पेज नंबर 92 से 107 तक कुछ मॉडल पेपर भी दिए गए हैं, जिनकी सहायता से हम आरंभिक परीक्षण प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। परीक्षण का दूसरा चरण है कि हमें आरंभिक परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान क्या करना है। परीक्षा शुरू होने के पूर्व शिक्षक कक्षा के माहौल को हल्का बनाएं ताकि बच्चे सहज होकर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उन्हें ये बताएं कि इस परीक्षा का उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। आरंभिक परीक्षण के समय बैठक व्यवस्था इस प्रकार हो कि बच्चे एक दूसरे की नकल न कर सकें। शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रश्न को ना पढ़कर सुनाएंगे और न ही इसके बारे में कोई बात करेंगे। बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, ये जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा होगा यदि प्रत्येक बच्चे के पास प्रश्न पत्र की एक कॉपी हो। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्नों को साफ साफ अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए। प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी या अतिरिक्त पन्ने अवश्य हों। तीसरे चरण में परीक्षण के उपरांत शिक्षक बच्चों के समूहों का निर्धारण करेंगे। इसके लिए उत्तर पुस्तिका को पहले से ही तैयार कुंजी के आधार पर जांचें और अंक प्रदान करें। उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करें। ये कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए। कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उनके प्राप्तांक दर्ज हों। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों, उसका अर्थ यह है कि बच्चे को वे लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त हैं। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों, उसे वे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है, तथा जिसमें 0 अंक मिले हों, वो उसे बिल्कुल भी नहीं प्राप्त है। जिस लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं, उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को और अधिक कार्य एवं सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची अवश्य बना लें। हमारी सहायता के लिए उदाहरण स्वरूप हस्तपुस्तिका के पेज नंबर 12 पर एक तालिका दी गई है। हमें इसी प्रकार की एक विस्तृत सूची प्रत्येक विषय व उनकी मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनानी है। तालिका बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार बच्चों के समूह का निर्धारण किया जाएगा। आइए देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर समूहों का निर्धारण कैसे करेंगे। ग्रुप ए आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2, 3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4 और 5 के जिन बच्चों के प्राप्तांक 21 से 45 के बीच होंगे, उन्हें ग्रुप ए में सम्मिलित किया जाएगा। ग्रुप बी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4 और 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे, उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। ग्रुप सी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4 और 5 के जिन बच्चों के प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम होंगे, उन्हें ग्रुप सी में सम्मिलित किया जाएगा। अब हमें उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को समूहों में किस प्रकार वर्गीकृत करना है, आइए समझते हैं। ग्रुप ए
आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के जिन बच्चों के प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य होंगे, उन्हें ग्रुप ए में सम्मिलित किया जाएगा। ग्रुप बी, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के जिन बच्चों के प्राप्तांक 26 से 34 के बीच होंगे, उन्हें ग्रुप बी में सम्मिलित किया जाएगा। ग्रुप सी, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 25 अथवा 25 से कम होंगे, उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में ग्रुप सी और ग्रुप बी के बच्चे जैसे जैसे लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। हमें प्राप्त परिणामों के आधार पर एक अन्य सूची भी बनानी है, जिसमें प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगेगा। इस सूची का प्रारूप ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 14 पर दिया गया है। ये तालिका हमें बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है, ताकि बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके। इसके लिए ये आवश्यक है कि आरंभिक परीक्षण के परिणामों के आधार पर शिक्षक एक व्यापक योजना बनाए। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान हमें कुछ प्रमुख बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि समय सारणी का निर्धारण। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों ही स्तर पर हमें उपयुक्त समय सारणी का पालन करना होगा, जिसमें प्रतिदिन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तथा हमारा परिवेश पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कार्य अवश्य किया जाएगा। समय सारणी का प्रारूप ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 18 पर दिया गया है तथा पृष्ठ संख्या 19 पर ध्यानाकर्षण शिविर की साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्ययोजना भी दी गई है। कक्षा के बच्चों को आवश्यकतानुसार समूहों में बांटा जाएगा। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित कर एक सूची बनेगी। इस प्रकार हमें ये तय करना है कि किस दिन हमें किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। प्रत्येक दिन के लिए अपनी एक व्यावहारिक शिक्षण योजना बनाएं। इसके अनुसार आवश्यक अधिगम सामग्री की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित करें। बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक अभ्यास पत्रक भी पहले से ही तैयार कर लें। ये ध्यान रहे कि ये एक सामान्य कक्षा शिक्षण नहीं है, इसीलिए इसमें शैक्षिक और नवाचारी गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग करें, ताकि बच्चे रुचि के साथ शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी बच्चे में हीन भावना न आने पाए। इस प्रकार ध्यानाकर्षण शिविर के लिए हमें पूर्व से ही तैयारी करनी है और इसकी शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर करनी होगी। हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम निर्धारित अधिगम लक्ष्यों तक पहुंचने में बच्चों की हर संभव मदद करें।